Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our discussion topic The Judgment by Franz Kafka. First of all I will discuss about the biography of Franz Kafka. फ्रांस काफ्का कल्चरली इन्फ्लुएंशियल जर्मन लैंग्वेज नॉवेलिस्ट है। क्योंकि ये चेक में रहता है फिर भी इसकी लैंग्वेज जर्मन है। ये जर्मनी से ही बिलोंग करता है। ये एक ज्यू है, ज्यू मीन यहूदी। क्रिटिक्स का और स्कॉलर्स का कहना है ये वन ऑफ द बेस्ट राइटर ऑफ 20th सेंचुरी है। इसकी राइटिंग के अंदर हमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट नज़र आते हैं। इसने सबसे पहले एक टेक्निक इंट्रोड्यूस कराई थी। टेक्निक जो थी वो कफकासिक टेक्निक थी। राइटिंग के अंदर ऐसी सिचुएशन और सेटिंग क्रिएट कर दी जाती है जिसके अंदर स्पिरिचुअल एंजाइटी, आइसोलेशन, सेंसलेसनेस होती है। इसको कफकासिक टेक्निक कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम थीम्स पे। थीम्स ऑफ राइटिंग, सबसे पहले थीम है एलियनेशन, आइसोलेशन। एलियनेशन तन्हा, आइसोलेशन अकेला, एग्जिस्टेंशलिज्म जिसके अंदर ना ही एग्जिस्टेंट मैटर करती हो ना ही ज़िंदगी गुजारने के वेज मैटर करते हो। इसके बाद आ जाते हैं मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म इज़ अपर एंड लोअर क्लास। फिर आ जाते हैं एमलेसनेस, रूटलेसनेस यानी कोई सेंटर ही नहीं है, होपलेसनेस। सारी ही पेसिमिस्टिक थीम हमें इसकी राइटिंग के अंदर देखने को मिलते हैं। इसकी ना अपनी ही लाइफ के अंदर एक ट्रेजेडी है। ये डबल एलियनेटेड है क्योंकि ये जर्मन बोलता है। इसके अपने ही घर के अंदर फादर एंड सन के दरमियान प्रॉब्लम्स चलते हैं। फादर जो है वो अपने बेटे को लाइक नहीं करता, हेटर्ड्स टुवर्ड्स सन शो। यही फैक्टर हम काफ्का की राइटिंग्स के अंदर भी देखते हैं। काफ्का अपनी राइटिंग्स के अंदर जो चीज़ ज़्यादा यूज़ करता है वो फादर एंड सन के रिलेशन को यूज़ करता है। काफ्का का फादर जो था वो आर्मी से ही था। लेटर वो आर्मी से ही स्विच इनटू द बिज़नेस, वो बिज़नेस में चला गया। फिर बिज़नेस वाला जो एलिमेंट है ना इसकी स्टोरी में देखने वाले हैं। इसकी राइटिंग के अंदर ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है। इसका जो भी नोवेला और शॉर्ट स्टोरी देखेंगे वो ज़्यादातर ऑटोबायोग्राफिकल ही होगा। अब हम आ जाते हैं इसके कैरेक्टर्स पे। सबसे पहले कैरेक्टर है जॉर्ज बेंडिमन। ये फर्स्ट कैरेक्टर है स्टोरी का, ये सेंट्रल कैरेक्टर भी है स्टोरी का और ये इम्पोर्टेंट भी है। इस कैरेक्टर को हम रिलेट कर सकते हैं काफ्का के साथ। सेकंड कैरेक्टर है द फादर। इस कैरेक्टर को हम रिलेट कर सकते हैं काफ्का के फादर के साथ। फिर आ जाता है द फ्रेंड। जो फ्रेंड है इसको बेसिकली एक लेटर लिख रहा होता है और फ्रेंड जो है वो रशिया में शिफ्ट हो चुका हुआ है ड्यू टू क्राइसिस इन जर्मनी। जब रशियन रेवोल्यूशन हुई थी वहाँ जाके अपना इसने बिजनेस सेट करने की कोशिश की और जो जॉर्ज बेंडिमन है वो स्टोरी की ओपनिंग पे द फ्रेंड को लेटर लिख रहा होगा। नेम ऑफ द फादर हरमन काफ्का। इस स्टोरी के अंदर जॉर्ज बेंडिमन के फादर को मेंशन नहीं किया हुआ। इसके बाद आ जाता है करेक्टर मिस फ्रोलिन का। एक लेडी है, इसका कपल दिखाया गया है जॉर्ज बेंडिमन के साथ। दे बोथ आर एंगेज। जो मिस फ्रोलिन है वो चाहती है कि जॉर्ज बेंडिमन है ना वो अपने दोस्त को लेटर लिखे कि उसकी बेसिकली जो है ना वो एंगेजमेंट हो चुकी होती है। इसके बाद हम समरी डिस्कस करते हैं। समरी ये एक साइकोलॉजिकल नॉवल है। इसमें एक सेंट्रल कैरेक्टर है जो जॉर्ज बेंडिमन का है। वो बहुत ही ओबीडियंट है और बहुत ही सेंसिबल नेचर का बंदा है। जितने भी उसे तल्लक रखते हैं वो इनको लेकर बहुत ही हसास है। स्टोरी के अंदर फ्लो है कि उसके अंदर विल नहीं है कि वो कोई फ़ैसला ले सके। जब वो कोई फ़ैसला ले लेता है तो वो सोचता है ये सही भी है या नहीं। ओवर थिंकिंग करता है। ये एक साइकोलॉजिकल नॉवल है। इसमें ब्रेन का, थिंकिंग का बहुत ज़्यादा लिंक आता है। जॉर्ज की मदर की डेथ हो गई होती है। जब स्टोरी शुरू होती है जॉर्ज अपने रूम में बैठा हुआ होता है अकेला। विंडो इसकी ओपन होती है। वो एक लेटर लिख रहा है अपने अननेम्ड फ्रेंड को जो कि रशिया में रहता है। यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। जब वो लेटर लिख रहा होता है अपने दोस्त को जो रशिया में रहता है, लेकिन उसने अपने दोस्त को 3 साल से नहीं देखा हुआ। जितनी भी लाइफ के अंदर चेंजिंग आती हैं ना इस 3 साल के अंदर वो सब डिस्कस करना चाहता है अपने दोस्त के साथ। और रिसेंटली उसकी एंगेजमेंट हो गई है वो ये भी बताना चाहता है। मिस फ्रेलिन जो है ना वो बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं और ये भी इस्टेब्लिश हो चुका हुआ है
और ये सारी बातें अपने दोस्त को बताना चाहता है। फिर वो सोचता है कि कहीं मेरा दोस्त परेशान ना हो जाए ये सारी बातें सुन के, क्योंकि इसकी नेचर सेंसिटिव नेचर है। फिर कहता है कि कहीं मेरा दोस्त हसद ना करना शुरू हो जाए, क्योंकि बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो आपकी कामयाबी से खुश होते हैं। वो लेटर लिख रहा होता है मगर वो छोड़ देता है और वो अपना इशू लेकर अपने फादर के पास जाता है कंसल्ट करने के लिए। जब वो कंसल्ट करने के लिए फादर के पास जाता है ना, क्या देखता है कि रूम की लाइट बहुत डिम है, फादर बहुत बीमार है, वो अंगेज हो गया होता है, जिसकी वजह से वो अपने फादर को टाइम नहीं दे पा रहा होता, जिसकी वजह से वो उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है। वो बहुत बीमार हो चुका हुआ है। जॉर्ज का फादर शकी बदगुमान टाइप का इंसान होता है। वो अपने बेटी की खुशियों से भी जलता है। वो इस बात से खुश नहीं होता कि जॉर्ज कारोबार के मामला बखूबी सरअंजाम देता है। जॉर्ज ने कारोबार में बेहतरी पैदा की थी, लेकिन इसने कारोबार को एक्सटेंड नहीं किया था। इसमें फादर एंड सन का रिलेशन दिखाया गया है, जिसके जैसे कि काफका के की लाइफ में होता है। अब फादर बीमार है, वो कहता है अपने फादर को, फादर नेवर माइंड, आई विल गेट द डॉक्टर, वी विल चेंज योर रूम, आई विल मूव इन हेयर, आई विल पुट टू यू बेड, आई एम श्योर, आई विल हेल्प यू, यू कैन सी आई कैन डू इट। ये लाइंस जो है ना, वो जॉर्ज बोलते हैं अपने फादर को देखकर और उसको ना अपने रूम में शिफ्ट कर देता है। बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है वो, इसकी फियोंसी मिल के दोनों इसका ख्याल रखते हैं। फिर वो अपने फादर से परमिशन मांगता है कि मैंने जो सक्सेस कमाई है अपनी लाइफ में, जो मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, क्या मैं अपने दोस्त को बता दूँ एक लेटर लिख के, जो रशिया में रहता है। तब फादर एक्ट करता है, कौन सा तुम्हारा दोस्त रशिया में रहता है, मैं तो तुम्हारे किसी दोस्त को नहीं जानता जो रशिया में रहता है। जॉर्ज परेशान हो जाता है। फादर इज़ मेंटली सिक। जब फादर अब थोड़ा रिकवर होता है ना, तो उसका बेटा उसे कहता है, यू डोंट वरी, यू ऑल आर कवर्ड अप, क्या आप बिल्कुल ठीक हो चुके हुए हैं। वो जंप मार के बेड से नीचे उतरता है, कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा ना डिसोबीडियंट बेटे हो, तुमने अपने दोस्त को कुछ नहीं बताया। मैं तो जानता हूँ तुम्हारे दोस्त को, और मैं सीक्रेटली उससे ना लेटर लिख रहा हूँ और मेरी काफ़ी देर से उसके साथ ना कम्युनिकेशन चल रही है आपस में। तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है, मैं ऑलरेडी तुम्हारे दोस्त को बता चुका हूँ। बड़े ही रूड अंदाज में उससे बात करता है। उससे फिर गुस्से में कहता है कि तुम एक ना इमेच्योर चाइल्ड हो, तुम एक इवल मैन हो, मैं ना अब तुम्हें सजाए मौत सुनाता हूँ, डूब के मर जाओ। इसके बाद वो एक सेंटेंस बोलता है, कहता है कि आई हेयर बाय सेंटेंस यू टू डेथ बाय ड्रॉनिंग। बेटा उसकी बात सुनता है और ब्रिज की तरफ जाता है और बोलता है, डियर पेरेंट्स, आई हैव ऑलवेज लव्ड यू ऑल द सेम। ये लास्ट लाइन होती है, ये बोलकर वो दरिया में छलांग मार देता है और यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अब हम इस स्टोरी के थीम्स देखते हैं। थीम्स यूज है, डेथ का थीम, आर्ट, आइसोलेशन, फोर्टेलिटी, पर्सनल फेलियर, डिफ़िकल्टी ऑफ फादर एंड सन रिलेशनशिप। थैंक यू।